तो बच्चों, अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं जो आपके मन में कभी कभी तो आया होगा 10वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम देने से पहले, हाय भगवान कुछ पहले से पता लग जाए तो अच्छा है। तो सर हमने क्या किया, हमने सर 10 साल के पेपर एआई सॉफ्टवेयर पे लोड किए। ये क्वेश्चन 10 साल में आए थे। प्रिडिक्ट करिए कि अगला बोर्ड का पेपर कैसा होगा। चैट जीपीटी बोलेगा काहे मेरी बैंड बजवाना चाह रहे हो। अगर मैंने ऐसा प्रिडिक्शन दे दिया, मैं दे तो दूंगा गारंटी, आई रिपीट, मैं दे तो दूंगा प्रिडिक्शन गारंटीड, बट इन दैट केस सो कॉल्ड सरकार मेरा लाइसेंस वैध, सो कॉल्ड अवैध कर देगी, तो मेरे को चलना मना हो जाएगा। तो ध्यान से आप मेरे को बताएंगे कि भाई आपके दिमाग में जब ये बात आई तो ये बात भी आई होगी कि भाई बोर्ड एग्जाम का पेपर कहां पे सुरक्षित रहता है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर वो प्रिंसिपल के ऑफिस के पीछे कमरा है सर, वहां रहता है, वो वॉशरूम होता है। इज दैट क्लियर? सर वो सो कॉल्ड स्टेज है, उसके नीचे एक तहखाना है, वहां पे रहता है। हम जब सेंट जोसेफ में पढ़ा करते थे तो वहां एक ऑडिटोरियम था, आज भी है, वहां पे सोचते थे स्टेज के नीचे उसको दबाया जाता है, वहीं फोटोकॉपी मशीन छुपी होती होगी। बट बाद में जाके पता लगा, जब हमारे कजन ताऊ जी सो कॉल्ड बैंक में थे, तो उन्होंने बातों बातों बताया कि पेपर बैंक में रखे जाते हैं। क्यों बैंक में रखे जाते हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सर फिर ये नीट का पेपर बैंक में क्यों नहीं रखा गया था? अब भाई नीट का पेपर था, मैं क्या बताऊं कहाँ रखा गया था, भगवान जाने। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए आगे चलते हैं। तो खैर ये बेसिक्स ऑफ बैंकिंग नहीं था, मैंने आपको बैंक की इंपॉर्टेंस बता दी। इज दैट क्लियर? और एक बार मैं गया था बैंक में, तो बैंक का मैनेजर मतलब ऐसा मेरे पीछे पड़ गया, शादी करने के लिए नहीं, कि सर लोन ले लीजिए बैंक से। मैंने भैया नहीं चाहिए मेरे को लोन। कह रहे सर ले लीजिए। मैंने कहा अरे अजीब टाइप का आदमी है, लोन दे रहा, नहीं चाहिए मेरे को लोन। मैंने कहा अच्छा कितने तरह का लोन है? कह रहे आपको कौन सा लोन चाहिए? मैंने जो विजय माल्या को दिए थे वो वाला दे दो। वो लोन लेते तो है बट वापस नहीं देना पड़ता। इज दैट क्लियर? तो हंसने लग गए, कह रहे चलिए सर कोई बात नहीं फिर आइएगा। मैंने कहा मैं आखिरी बार आया हूं अकाउंट बंद करवाने इस बैंक में, इस दलिद्र बैंक में मेरे को सेवाएं नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो भाई ये बैंक बेसिकली काम क्या करता है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। बैंक इज बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन। हाँ सर वो तुमको बिल्डिंग देख के नजर आ गया। चलिए, यहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ढेर सारे पैसे होते हैं और उनको लगता है कि मोहल्ले में ढेर सारे लोग आ गए हैं तो पैसा घर में रखना बहुत अनसेफ होगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, बहुत अनसेफ। तो ये लोग अपनी मेहनत की कमाई को सो कॉल्ड एक इंस्टीट्यूशन को दे देंगे और ये इंस्टीट्यूशन इस मेहनत की कमाई को आगे पास ऑन कर देगा, चैनलाइज कर देगा, फ्लो कर देगा, रेगुलेट कर देगा। खोपड़े में बात गई? तो मान लीजिए इनके पास 1 लाख रुपए है और इस तरह के इंसान को नाम दिया जाएगा व्हाट? डिपॉजिटर। डपोर संघ नहीं, डिपॉजिटर। कुछ लोग जैसे देखे डी, सर का फेवरेट वर्ड है डपोर संघ, इसी बोल दिए। डिपॉजिटर बोलेंगे, डपोर संघ नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर? और फिर जो इंसान ये पैसा लेने आया इसको बोला जाएगा बोरोअर। क्या बोला जाएगा? बोरोअर। बट बैंक एक उम्मीद लगा के चलता है कि भाई जितने भी लोग पैसा जमा करने आएंगे उसमें से मैक्सिमम लोग अगर 5 साल 10 साल का एफडीआर करवा रहे हैं तो वो 5 साल 10 साल बाद ही पैसा लेने आएंगे। बट कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं जो टाइम से पहले पैसा लेने आए। तो भाई मान लीजिए कि हमने 10 लोग का डिपॉजिट लिया, 1-1 लाख के हिसाब से 10 लाख, और उसमें से एक आदमी टाइम से पहले पैसा मांगने चला आया, लो मेरा 1 लाख वापस दे दो। तो बैंक कहेगा भाई पैसा तो हमने आपका आगे लोन पे दे दिया है, अब लेट दैट पर्सन कम बैक, रिटर्न द मनी, तब हम आपका पैसा दे पाएंगे। अगर बच्चों बैंक ने इतनी बात मुंह से बोल दी, लोगों का बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन से विश्वास घात हो जाएगा, विश्वास उठ जाएगा और लोग सो कॉल्ड बैंक में पैसा जमा कराना बंद कर देंगे। तो यहां पे बैंक को अपने पास एट ऑल टाइम्स कुछ पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा और इसको बोलते हैं बच्चों कैश रिजर्व। और इसका एक परसेंटेज होता है और उस परसेंटेज को बोला जाता है व्हाट? कैश रिजर्व रेशियो। कि अगर कोई कस्टमर टाइम से पहले आ जाए तो आप उसका पैसा देने में सो कॉल्ड कंप्लायंस ले पाए, पैसा दे पाए, उसको डिनाई ना कर पाए। तो बैंक सोच रहा है ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि 20% पैसा लोग टाइम से पहले लेने आ जाएंगे। तो जिसने 1 लाख रुपए का एफडी करवाया, सर कुछ पैसा तो एफडी के अलावा भी बैंक के पास होता है, करेंगे अभी उसकी बात। 1 लाख रुपए जिसने एफडी करवाया उसका 20,000 हम बचा के रखेंगे और बाकी का
80,000 रुपीज क्या कर देंगे, आगे वाले पर्सन को लेंड कर देंगे। इज दैट क्लियर? जिससे 1 लाख रुपए लिया उसको कह रहे हैं कि भाई तुमको 7% 1 लाख का 7,000 रुपए हम पे करेंगे, व्हाट, इंटरेस्ट। खोपड़े में बात गई। बैंक यस बच्चों सर। इन एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय कर रहा है, क्या वो लोग भंडारे में या लंगर में खाना खाएंगे? नो। अपने बच्चों को अनाथालय में दे आएंगे? नो। वाइफ को वापस मायके छोड़ आएंगे? नो। परिवार चलाना है, घर चलाना है, तो एम्प्लॉयज को तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह इज प्रैक्टिकली कॉल्ड एज एक्सपेंसेस ऑफ द बैंक। क्या बैंक के हर एम्प्लॉय को बोला जाएगा कल से अगरबत्ती मोमबत्ती लेके आना? नो। क्या बोलेंगे इमरजेंसी लाइट घर से चार्ज करके लाना, पानी की बोतल घर से लेके आना? बिल्कुल नहीं। ये सारे खर्चे भी बैंक को खुद करने पड़ेंगे। इन सारे खर्चों की जिम्मेदारी किसकी होती है बच्चों, पता है? बोरोअर की। हम इस बोरोअर को बोलेंगे भाई अगर लोन चाहिए तो 12% तुमसे लेंगे इंटरेस्ट। कितना? तो बच्चों 80,000 का 12% इज व्हाट? सबको आई होप सो मैथ्स आती है चिल्ड्रन। 9600। तो बैंक 9600 रुपी इंटरेस्ट वसूलेगा बोरोवर से। उसमें से 7,000 रुपए किसको पे कर देगा? डिपॉजिटर को। कितना बैंक के पास बच गया? इस 2600 में बैंक विल मैनेज देयर एक्सपेंसेस और कुछ पैसा अलग से बचा के रखेगा कि विजय माल्या टाइप लोग अगर भाग गए तो हम उसका लॉस भी इसी 2600 में कवर करेंगे। तो एक बात आप जीवन की हमेशा याद रखिएगा, बोरोइंग पे इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगी बच्चों और डिपॉजिट पे हमेशा कम। अगर डिपॉजिट पे बैंक वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बोरोइंग पे भी बढ़ेगा, प्रपोर्शनेटली उतना ही बढ़ता है। अगर ये 7 का 8.4 हो गया, 20% बढ़ा, तो ये भी मान के चलिए 12 का 14.4 हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? सर ये सब डिसाइड कौन करता है? ये सब डिसाइड हमारे देश में इनके पिताजी करते हैं, जिनको बोला जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिक समझ में आ गया बैंक कैसे काम करता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी डिपॉजिट एक्टिविटीज हो गई ऑनलाइन, हो गई ऑनलाइन। सर ये स्टार्ट कैसे हुआ था ऑनलाइन? आप बैंक में गए और आपने कहा कि भाई मेरे को एक घर खरीदना है। बैंक कह रहा है ठीक है, कितने का घर है? भाई 1 करोड़ का है। बैंक कह रहा है 10 लाख रुपए आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए, 90 लाख रुपए का आपको लोन दे देते हैं। 90 लाख रुपए आपके एक अकाउंट खोलकर उसमें पैसा डाल दिया गया। बिल्डर को उसी अकाउंट में से डिजिटली ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर होगा। आगे बिल्डर भी मेसन वर्कर को, आर्किटेक्ट को, कॉन्ट्रैक्टर को, इंजीनियर को, बालू वाले को, ईटे वाले को, सीमेंट वाले को सारा पेमेंट डिजिटली करेगा। मान लीजिए कि आपके पापा का लेटेस्ट से बालू का बिजनेस है तो उनको भी पेमेंट डिजिटली आएगा। मान लीजिए आपके भैया जेपी रिवर सीमेंट में जॉब करते हैं, लाख रुपए उनकी महीने की सैलरी है, क्योंकि सीमेंट वाले ने पैसा बिल्डर से डिजिटली लिया तो आगे कंपनी को भी, फैक्ट्री को भी सीमेंट के लिए पैसा डिजिटली दे दिया। फैक्ट्री ने भी अपने एम्प्लॉयज को पैसा डिजिटली दे दिया। तो सारा डिजिटल सिस्टम इस तरह से स्टार्ट हो गया। तो बैंक सोच रहा है कि पैसे का लेन देन तो डिजिटल हो गया, तो क्या हमको एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी? नो। तो बैंक में ये जो बेसिक डिपॉजिट या इस इंस्टीट्यूशन में जो बेसिक डिपॉजिट और लेंडिंग का काम होता है बच्चों, किसी जमाने में इसी को बैंकिंग बोला जाता था। बट आज तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई हैं। तो आप में से खुद ही आप मेरे को बताइए लास्ट आप बैंक कब गए थे? हम? सर हमारे खानदान में कोई बैंक नहीं जाता, हम क्या जाएंगे, क्योंकि सारा काम डिजिटलाइज हो चुका है। इज दैट क्लियर? तो सर फिर बैंक वाले क्या म्यूजियम बन गए आजकल? आइए देखिए कभी बैंकिंग ऐसी होती थी? नो। आज का जो जमाना है बच्चों, दैट हैज चेंज्ड अ लॉट। और अब जो बैंकिंग चल रही है दुनिया में, दैट इज नॉट सिंपल बैंकिंग, दैट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। समझ में आ गया? तो आपके मॉड्यूल में बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दोनों है। होती क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? बैंक कभी आप जाइए, बैंक मैनेजर आपको बोलेगा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, क्योंकि उनको पता है कि ये सब जो काम है ये तो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, इसके लिए मशीन है, हमको लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करके बैंक पीओ का एग्जाम क्वालिफाई करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पा जाएंगे, तो कृपया करके अपने ड्रीम को 0 से मल्टीप्लाई करके गोबर में डाल के उसको सुखाकर कंडी बनाकर बाटी सेक लें।
आने वाले टाइम में बैंक में इस तरह के जॉब्स खत्म हो जाएंगे। खत्म हो क्या जाएंगे, 90% तो आज ही खत्म हो चुके हैं। जमाना किस चीज का है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। ई कैसे होगा सर? यहाँ पे आपको भाई ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंस का ज्ञान चाहिए, आपको सीए करना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा। सर एमबीए सीए बेटर क्या है? भाई सीए तो भगवान है, एमबीए भगवान की पत्नी है, चलती तो भगवान की है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, समझ में आ गया? तो लाख आप आईआईएम, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, कहीं से भी एमबीए कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलेंगी दो लोगों की बात, एक नेताजी की बात, दूसरे उनके आईएएस ऑफिसर की बात, और उसके नीचे उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात। बाकी सब लोग तो समझ कलकत्ता में दौड़ते हैं ना रिक्शा लेकर, वो वैसे ही दौड़ते हैं। खोपड़े में बात गई तो अगर दुनिया में सक्सेसफुल होना है तो भैया या तो नेता बन जाओ, या तो आईएएस बन जाओ, या तो लॉयर बन जाओ टॉप क्लास के राम जेठमलानी टाइप, या तो सीए बन जाओ। बाकी सब इसके नीचे आते हैं, अपना प्रोफेशन चुन लीजिएगा। तो पहले 10 मिनट में ये बातें सबको क्लियर हो गई। तो अब बैंक के वो जॉब गए बच्चों जो पापा जी और ताऊ जी किया करते थे। जमाना किसका है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कैसे म्यूचुअल फंड बिकेगा, कैसे इंश्योरेंस बिकेगी, और बढ़िया तभी बेच पाओगे जब पढ़ोगे बढ़िया। इज दैट क्लियर? अगर लोगों को बोलोगे पॉलिसी ले लीजिए अपने बच्चे के नाम पे, 20 साल बाद 1 करोड़ मिलेगा, तो आजकल इतने यूट्यूब चैनल हैं, सब समझ गए, पागल बनाया जा रहा है आपको। बट जब आप ये समझाएंगे मर गए तो परिवार को कौन देखेगा, समझ में आ गया? अब ये तो बोलोगे नहीं एज एन इंश्योरेंस एजेंट किसी आदमी को जाके, 30 साल उम्र है तुम्हारी, बीवी की उम्र 27 साल है, मान लो तुम मर गए, बीवी दूसरी शादी कर लेगी, उसका तो गुजारा चल जाएगा। तो कहेगा हाँ तो फिर मैं इंश्योरेंस क्या करवाऊं? तो उसको ये समझाना है, मान लो 45 साल की उम्र में मरे, तब तक बीवी की उम्र 42 साल हो चुकी, अब शादी होगी नहीं, चांस खत्म, अपने 2-4 बच्चे संभाल ले, तब अगर मरे तो परिवार कैसे चलेगा? तो आपने नीड क्रिएट कर दी इंश्योरेंस की। खोपड़े में बात गई। और बैंक से इंश्योरेंस पॉलिसी लेना किसी एजेंट के इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि बैंक वाले कमीशन थोड़ी सी कम चार्ज करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? खोपड़े में बात गई। तो अब बेसिक्स ऑफ बैंकिंग के साथ साथ क्या पढ़ेंगे बच्चों, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एक और नई बैंकिंग है जिसको जामतारा बैंकिंग बोलते हैं, वो बिहार के जामतारा में पढ़ाई जाती है, कहीं क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है। चलिए भाई, समझ में आ गई सबको बात? चला जाए आगे। शेयर जी, यस सर। सुमन जी कोई क्वेरी? हाँ बोलिए। हाँ सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब एक ही साथ बता दूंगा, तो फिर कैसे हम पढ़ाएंगे आगे आपको। चलिए, सक्षम भाई का जवाब था बैंक में जो रेपो रेट होता है वो क्या होता है, रेपुटेशन, बेइज्जती रेट, सब बता दूंगा आपको, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, माय लास्ट डिपॉजिट, सर हम तो कुछ जमा ही नहीं किए। अरे मतलब क्या पढ़े थे? इन्वेस्टमेंट ज्यादा किसके साथ ग्रो करेगा, टाइम के साथ चल रहे हैं। जितना एक्स्ट्रा मनी आपके पास हो, सर कभी होगा ही नहीं एक्स्ट्रा, तो पहले आपको पैसा निकालना पड़ेगा, तब इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप ये सोचे मंथ के एंड में जो बचेगा वो बचा लेंगे, कभी नहीं बचेगा पैसा आपके पास। और जब आप कंपाउंडिंग करेंगे तब आपका पैसा ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। इतनी बातें समझ में आ गई? तो भाई 3 चीजें आपको क्लियर थी। जब भी इन्वेस्टमेंट करें इन 3 चीजों का जिक्र करें, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न। भाई तो बच्चों कंटिन्यूइंग फर्दर, आपको ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है? सर पता नहीं किस चीज की बिल्डिंग है। ये एक ऐसा बैंक है जहां पे आप अपना अकाउंट नहीं खोल सकते कि खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। ये कौन सा बैंक होता है, आरबीआई। क्यों नहीं खोल सकते? ये सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? जैसे सर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, समझ में आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, इसके अंडर में आता है कोप्से। कौन आता है बच्चों, कोप्से। क्या कोई स्टूडेंट मेरे को कोप्से का फुल फॉर्म बता सकता है? काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, सॉरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। इसके अंडर में 2 तरह के बोर्ड्स आते हैं, एक नेशनल बोर्ड्स और एक स्टेट बोर्ड्स। नेशनल बोर्ड्स 3 तरह के हैं इंडिया में, CISCE, CBSE एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। वैसे ही बच्चों जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत तुम्हारी एक और मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग। डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग के नीचे आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके नीचे 2 तरह के बैंक्स आते हैं, एक होते हैं रूरल बैंक्स और एक होते हैं अर्बन बैंक्स। रूरल बैंक्स को आरबीआई सो कॉल्ड खुद नहीं कंट्रोल करता,
आरबीआई कंट्रोल करता है सिर्फ और सिर्फ अर्बन बैंक्स को। रूरल बैंकिंग के लिए इन्होंने एक जॉइंट क्रिएट कर दिया है बीच में, दैट इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे ये आपका परिवार, ये आपके दादाजी, ये आपके पापा, इज दैट क्लियर, ये आप खुद, बट आपके पापा ने घर की पूरी जिम्मेदारी मम्मी को दे दी है, तो मम्मी सिर्फ उनसे पैसे लेंगी और पूरा घर मैनेज करेंगी। तो पापा की पैरेलल पोर्टफोलियो मम्मी की भी है, पापा की पैरेलल पोर्टफोलियो, बट मेनी टाइम शी नीड टू टेक एडवाइस फ्रॉम पापा एज वेल। तो आरबीआई कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है गांव की बैंकिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो उन्होंने एक अपनी इक्विवेलेंट बॉडी क्रिएट कर दी, इट इज नाबार्ड बेसिकली। खोपड़े में बात गई चलन। तो रूरल बैंकिंग 3 तरह के स्टेप्स में चलती है बच्चों। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंक। एक होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, जैसे हम शहर में बैंक में सेविंग अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं, तो गांव में ये काम रीजनल रूरल बैंक्स का होता है। गांव में अगर लोगों को ट्रैक्टर खरीदना है, जमीन खरीदनी है, तो वो जाते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास। किसके पास? लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास। और अगर इन बैंक्स के पास भी उनकी हेल्प ना हो पाए, देन दे गो टू कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। किनके पास? समझ में आ गया? तो रूरल बैंकिंग बेसिकली इंडिया में ऐसे चलती है। समझ गए सब लोग? समझ गए? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप कभी गांव में बैंक में गए हैं? हम क्यों जाएंगे सर, बट आपने देखा होगा कहीं ना कहीं लिखा होता होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण शाखा। समटाइम्स यू मे बी ट्रैवलिंग बाय रोड, तो आपको ऐसे बोर्ड्स नजर आते होंगे, दे आर एक्चुअली रीजनल रूरल बैंक। और यही बैंक्स बच्चों एलडीबी का भी काम करते हैं। अलग से कोई लैंड डेवलपमेंट बैंक खोला नहीं जाता। क्यों भाई? बार बार थोड़ा किसान को जमीन चाहिए, 2-4-5 साल में एक बार। गांव में 10, 50, 25 जमीनें थी, बिक गई, अब पता लगा बिजनेस ही खत्म, तो इनका स्टाफ क्या अंडे देगा बैठ के? मुर्गी तो है नहीं। तो आरआरबीज ही इसका काम करते हैं। बट गांव के कुछ 2-4-10 रईस लोग मिल गए, उन्होंने बैंक से बोला भाई हमको पैसा दीजिए, हम लोगों को इन डेप्थ तक गांव में जानते हैं, आप हो सकता है रिकवर ना कर पाए, बट गिव देम लोन थ्रू अस, हम रिकवरी करके दे देंगे आपको। तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। आपने बच्चों बंधन बैंक का नाम सुना है? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम सुना है? ये सब किसी जमाने में कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी। गांव में बहुत पैसा इन्होंने कमाया बिजनेस करके बैंकिंग का, और जब इनके पास पैसे बढ़ गए तो इन्होंने आरबीआई से गुहार लगाई, भैया हमको शहर में बैंक खोलने की परमिशन दे दो। आरबीआई कह रहा है ठीक है, आप एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाइए, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अपने आप को रजिस्टर होइए। तो पहले बंधन कोऑपरेटिव सोसाइटी था, अब बन गया बंधन बैंक लिमिटेड। पहले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी था, अब बन गया उत्कर्ष स्मॉल बैंक लिमिटेड। नहीं समझ में आई बात? समझ में आई बात? पहले आपका घर एक ऐसे एरिया में था जहां पे सरकार की वाटर सप्लाई नहीं थी, जहां पे सीवर लाइन नहीं थी, तो वो रूरल एरिया था। क्या था? रूरल एरिया। उसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की थी ही नहीं, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहता भाई ये पंचायती राज सिस्टम में है, हमको इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इतनी अंदर तक जा ही नहीं पाएंगे। आई रिपीट, हम इतनी अंदर तक जा ही नहीं पाएंगे। तो इन दैट केस गवर्नमेंट ने बोला भाई शहर का काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखेगा और गांव का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बट जैसे जैसे शहर का एरिया बढ़ा, सर बढ़ेगा कैसे? कुछ शहर के लोगों ने दुकानें खोल ली उस जगह पे, कुछ शहर के लोगों ने जमीनें लेके घर बनवा दी, फ्लैट बनवा दिया, तो वो एरिया कहने को तो गांव है, कहने को गांव है, बट एमिनिटीज सारी शहरी। नोएडा का नाम सुना है बच्चों? 50 साल पहले गांव था, प्रॉपर गांव था। फिर सोचा गया कि भाई वहां पे लोग जमीनें खरीद रहे हैं, रिजॉर्ट बना रहे हैं, कुछ होटल्स भी वहां पे खुल गए, लोग वहां रहने में इंटरेस्टेड हैं, तो क्यों ना उन लोगों को वहां पे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन, सीवर लाइन शहर की तरह ही दिया जाए, नहीं तो वहां रहने वाले वोट नहीं देंगे आपको। तो उस एरिया को पहले टाउन एरिया बोला गया। क्या बोला गया? उसके बाद वो टाउन एरिया से डिस्ट्रिक्ट बना, डिस्ट्रिक्ट से वो सिटी बन गया, और अब वो रूरल एरिया कन्वर्ट कैसे हो गया? अर्बन एरिया। वहां सरकार की पाइपलाइन भी आ गई, वहां मेट्रो भी आ गई, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गई, और अब आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हाउस टैक्स और वाटर टैक्स भी देंगे जो पहले आपको नहीं देना पड़ता था। नहीं समझ में आया? क्योंकि सरकार डेवलपमेंट कर रही है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जब शहर आई तो आरबीआई बोला भाई पहले अपने आप को थोड़ा स्टेटस बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, आपने शहर में बैंक खोल लिया और आपके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, तो भाई ना हम उसके खिलाफ केस कर पाएंगे। आप अगर फ्रॉड कर पाए, कर दिए गलती से या जानबूझ के, तो हम आपके खिलाफ भी केस नहीं कर पाएंगे। तो आपको बनना क्या पड़ेगा?
ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो पहले आपके घर में एलपीजी गैस था, अब इंडक्शन कुकटॉप आ गया, थोड़ा सेफ है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एलपीजी गैस है और कुकटॉप जो है वो इंडक्शन कुकटॉप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। इसमें लोगों की, इन्वेस्टर्स की सेफ्टी ज्यादा है। समझ में आ गई बात? तो अब ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बन गया? उत्कर्ष बैंक लिमिटेड। बात समझ में आ रही है? और ये कहां चले आए? अर्बन एरिया में। तो आरबीआई ने अर्बन एरिया में ढेर सारे बैंक्स खोले, चिल्ड्रन, ढेर सारे बैंक्स खोले। इसमें कुछ बैंक्स ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज को लोन दिया करते थे और उन्हीं से डिपॉजिट्स लिया करते थे। सर जैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट आईडीबीआई, पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट आईसीआईसीआई, पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट एचडीएफसी। अब जितने लोगों ने यस बोला है ये अव्वल दर्जे के झुट्टे हैं। इन्होंने आईडीबीआई का नाम नहीं सुना, इन्होंने आईडीबीआई बैंक का नाम सुना है। इन्होंने आईसीआईसीआई का नाम नहीं सुना, इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुना है। इन्होंने एचडीएफसी का नाम नहीं सुना, इन्होंने एचडीएफसी बैंक का नाम सुना है। सर तो इनमें फर्क क्या है? जब ये 50s और 60s में इंडिया में बन रहे थे, इनको लाइसेंस दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ आप टाटास, बिरलास इन्हीं को लोन देंगे और इन्हीं से डिपॉजिट लेंगे, ताकि जो सरकारी कामचोर बैंक्स थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बाहुबली, अरे बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन सब का धंधा चौपट ना हो जाए, क्योंकि देवर वेरी 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 एफिशिएंट। समझ में आ गया? दीज आर एक्चुअली व्हाट चिल्ड्रन? इंडस्ट्रियल बैंक्स। फिर आरबीआई ने सोचा कि भाई एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, काम इनके पास बहुत ज्यादा है और इनका एफिशिएंसी लेवल बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने सो कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स, इन्हीं को बोलते हैं बच्चों, इनकी दो क्लासेस बनाई। एक होंगे नेशनलाइज्ड और एक होंगे नॉन नेशनलाइज्ड। फेडरल बैंक का नाम सुना होगा लोगों ने, वो नॉन नेशनलाइज्ड है बच्चों। सर फर्क क्या होता है इसमें? नेशनलाइज्ड बैंक्स में गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा ज्यादा है, बट नॉन नेशनलाइज्ड बैंक्स में गवर्नमेंट का कंट्रोल कम है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेशनलाइज्ड बैंक में खाता खोलें, नॉन नेशनलाइज्ड में मत खोलें। जब 91 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और सोचा गया विदेशी ढेर सारी कंपनीज इंडिया में आएंगी, वो यहाँ पे लोगों को नौकरी देंगी, उनको भी बैंकिंग एक्टिविटी चाहिए, और उन कंपनियों ने गवर्नमेंट से बोला भैया इन बैंक्स में तो हम अपना अकाउंट नहीं खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम करवाने के लिए पहले 2-3 जोड़ी चप्पल खरीदनी पड़ती है, इतना दौड़ाते हैं, इतना दौड़ाते हैं। हमको तो ऐसा बैंक चाहिए जो हमारे ऑफिस में आके लोगों का अकाउंट खोले। यहां पे एक अपॉर्चुनिटी आ गई, किसके पास? इन सुपर एफिशिएंट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो 91 के आसपास इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया कि हमें भी इन बैंक्स की तरह लाइसेंस दिया जाए। तो आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को लाइसेंस दिया, आईसीआईसीआई बैंक को लाइसेंस दिया, एचडीएफसी बैंक को दिया। एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक को लाइसेंस नहीं मिला था, बैंक ऑफ मदुरई एक हुआ करता था, मदुरई, आईसीआईसीआई बैंक वालों ने उनको खरीद लिया था, तो उनका बैंकिंग लाइसेंस इनके पास आ गया। तो आईसीआईसीआई आपके पापा हैं और आईसीआईसीआई बैंक आप हैं। आईडीबीआई आपके दादाजी हैं, आईडीबीआई बैंक आपके पापा हैं। एचडीएफसी बैंक आपके दादाजी हैं और एचडीएफसी बैंक आपके चाचा जी हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बैंक्स इतना बिजनेस बढ़िया कर गए, लोगों को इतनी बढ़िया सर्विस दे दी, आपको अकाउंट खुलवाना हो तो एक मिस्ड कॉल दे दीजिए, सारा काम आपके घर पे होगा। अभी रिसेंटली मेरी मम्मी का केवाईसी होना था आईडीबीआई बैंक में, तो मैंने बैंक के एम्प्लॉय से बोला भाई सो कॉल्ड केवाईसी फॉर्म तो जमा किया था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर कहीं लगता है मिसप्लेस हो गया, तो कैन यू ब्रिंग हर वंस अगेन। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहा नहीं सर परेशान मत होइए, शी इज 60 ईयर्स प्लस, मतलब एक्चुअली शी इज 70 ईयर्स प्लस, तो सीनियर सिटीजन की हमारे यहाँ स्कीम है, आपको उन्हें बैंक लाने की जरूरत नहीं है, बैंक एम्प्लॉय खुद घर जाएगा। मैंने ये ले लो। तो आप कहेंगे सर ये ले क्या होता है, आपको तो फायदा, अरे चाय पिलाई उसको, मठरी खिलवाई, 50 का नाश्ता कर गया वो, खैर कोई बात नहीं, आपकी फीस में कवर हो जाएगा। तो ये सर्विसेज क्या आपको एसबीआई देगा? इनके एम्प्लॉय घर से बैंक नहीं आते हैं, बैंक से घर क्या जाएंगे? समझ में आ गया? तो इन बैंक्स ने इस तरह से ढेर सारी इंडियन पब्लिक को अपने यहाँ एनरोल कर लिया। और आज बच्चों चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, सबके अकाउंट्स यहाँ पे ओपन है, क्योंकि इनका सिस्टम ऑफ वर्किंग बहुत फास्ट है। और यही एक वजह थी क्यों कैनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया,
क्यों इलाहाबाद बैंक के साथ इंडियन बैंक मर्ज हो गया? क्योंकि लोग यहाँ पे सर्विसेज लेना ही नहीं चाहते हैं। तो इनके यहाँ सर्विस लेने का मतलब 2 जोड़ी चप्पल और एक बॉम्बे डाइंग की चादर खरीदो। पहले इतना दौड़ाएंगे, वेट करवाएंगे, वही बैंक में चादर बिछा के सो जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बट जॉब करने के लिए बहुत बढ़िया है बैंक। काम कम है यहाँ पे, काम कम है यहाँ पे। समझ में? 3 चीजें होती हैं, पंच इन, लंच इन, पंच इन। सुबह आए आई कार्ड पंच किए, दिन में लंच किए, फिर शाम को पंच किए। खैर अब इनका भी कंपटीशन काफी बढ़ गया है। तो ये बात सबको समझ में आ गई। देयर आफ्टर कुछ बैंक्स होते हैं जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को लेंडिंग करते हैं बच्चों। इन बैंक्स को क्या बोला जाता है? एग्जिम बैंक्स। व्हाट? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स। और इन्हीं कमर्शियल बैंक्स में, कुछ बैंक्स में आपके फॉरेन करेंसी के भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। अब फॉरेन एक्सचेंज बैंक कोई अलग नहीं होता है, यही कमर्शियल बैंक। इन्हीं की ब्रांचेस में आप जाइए और आप डॉलर, रुपी वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? और इन सबके पिताजी कौन है भाई? आरबीआई। चलिए, अब बैंक लोन कैसे देगा? उसके पास डिपॉजिट आएगा, बट अगर कभी भी बैंक के पास डिपॉजिट कम पड़ जाता है तो वो पैसे कहां से लेगा? आरबीआई से लेगा। और अगर बैंक के पास सरप्लस डिपॉजिट आ गया तो वो क्या डकैतों का इंतजार करेगा आए और लूट के चले जाएं? नो। कहां पे भेजेगा सरप्लस डिपॉजिट? आरबीआई। तो बच्चों, आप अगर अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं तो आप बैंक से उम्मीद करते हैं कि आपको क्या मिले? इंटरेस्ट। वेरी गुड। तो जब कोई भी बैंक चिल्ड्रन, कोई भी बैंक अपना सरप्लस पैसा आरबीआई को देगा तो वो आरबीआई से उम्मीद लगाएगा कि उसे भी क्या मिले? इंटरेस्ट मिले। आरबीआई कहेगा ठीक है बेटा, हमसे बोरो करोगे तो हम भी तुमसे क्या वसूलेंगे? इंटरेस्ट। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो जब कोई पर्टिकुलर बैंक में जाता है लोन लेने के लिए तो बैंक उससे इंटरेस्ट मांगता है, बैंक उससे इंटरेस्ट मांगता है। और जब भी कोई इंसान बैंक में पैसा जमा करता है तो बैंक उसे इंटरेस्ट देता है। तो जब आपने बैंक में डिपॉजिट किया, लेट मी यूज अ विजिबल कलर, आपने बैंक में पैसा जमा किया, आप मतलब आप नहीं, कोई कमर्शियल बैंक, तो आरबीआई उसे क्या देगा? इंटरेस्ट। और अगर आपने पैसा सो कॉल्ड विड्रॉ किया तो आरबीआई आपसे भी क्या लेगा? इंटरेस्ट। तो बच्चों यहां पे जब पैसा विड्रॉ करेगा कोई बैंक, लोन लेगा आगे कस्टमर को देने के लिए, समझ में आ रही बात की नहीं? तो आरबीआई क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। बैंक के पास सरप्लस पैसे होंगे वो आरबीआई में जमा कर देगा, भाई रख लो। तो सर आरबीआई करेगा क्या सरप्लस पैसे को? ये किसी दूसरे बैंक को लेंड कर देगा। इज दैट क्लियर? तो क्या आप आरबीआई में अकाउंट खुलवा सकते हैं? नो। तो आरबीआई में किन के अकाउंट्स होते हैं? बैंक्स के होते हैं, हमारे इन बैंक्स में होते हैं। अभी भी नहीं समझ में आई बात? समझ गए? समझ में आ गई बात? शेष जी समझ गए? सिमरन जी समझ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए आगे। अब सक्षम जी का सवाल था क्लास के लेक्चर के स्टार्ट में, सर रेपो रेट किसको बोलते हैं? तो मैं 2 बातें बताऊंगा बच्चों, सिर्फ रेपो रेट नहीं बताऊंगा। एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। हाँ सर, ये बहुत बार न्यूज में सुने हम। और सर जब इसमें हलचल होती है ना, लोगों के फाइनेंसेस में हलचल हो जाती है। जब कोई भी बैंक आरबीआई से उधार लेता है, भैया मेरे पास पैसा नहीं है बट कस्टमर लोन लेने को तैयार है, आरबीआई कहेगा ले जाओ पैसा बट हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे, उसे बोलते हैं रेपो रेट। इज दैट क्लियर? और जब बैंकों के पास ढेर सारे पैसे होते हैं तो वो आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, उसको बोलते हैं, समझ में आ गई? रेपो का मतलब होता है रीपॉर्चेज। क्या होता है? रीपॉर्चेज। सर परचेज क्यों बोले? परचेज बोलिए, लैटिन है, रीपॉर्चेज बोलते हैं इसको। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? एक कहानी और बता रहा हूं आपको। आरबीआई जब बैंक को लेंड करेगा बच्चों, तो यहां पे हम इसको सो कॉल्ड बैंक रेट के नाम से भी जानते हैं। व्हाट? बैंक रेट के नाम से भी जानते हैं। तो आगे चल के क्या इसका ज्ञान मैं आपको और दे दूंगा, परेशान हो तो ये। और ये आपके 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के बैंकिंग के सिलेबस में भी है। तो रेपो और रिवर्स रेपो समझ गए क्या होता है? एनी डाउट्स? क्लियरली अंडरस्टूड? तो जब भी बैंक वाले, आरबीआई वाले रेपो रेट को बढ़ाएंगे, सारा लोन वोन महंगा हो जाता है, क्योंकि जब हमें पीछे से मिलेगा ज्यादा करंट तो हम आगे सप्लाई भी करेंगे 280 वोल्ट। इज दैट क्लियर? तो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, हम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। इज दैट क्लियर? चला जाए आगे। चलिए भाई, लेट्स कंटिन्यू फर्दर।
चलिए, तो लोगों को इतनी कहानी समझ में आ गई। अब ये चेतन बाबू को एक चेक मिला। क्या मिला? चेक। तो चेक कहां से मिला? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस चिल्ड्रन। चेतन अपनी मम्मी को क्या कह रहा है? हाय मॉम। कम पढ़ा लिखा इसीलिए, नहीं तो लोग तो माता जी बोलते हैं। चलिए, ग्रैंडपा। वाह 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 वाह, ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर नहीं। सेंट मी अ बर्थडे कार्ड, अलोंग विद इट देयर इज अ चेक। बट आपके दादाजी सो कॉल्ड आपको गूगल पे करेंगे। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक शब्द गलत यूज कर लिया। यहां ग्रैंडपा का मतलब क्या हुआ? दादाजी या नाना जी? हाँ, अरे दादाजी तो उसी घर में रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर? तो नाना जी ने चेक दिया। किसने दिया? नाना जी ने। खोपड़े में बात गई। चलिए भाई, मम्मी कह रही है ठीक है, उनको एक थैंक यू नोट भेज दो। बट व्हाट डू यू वांट टू डू विद द मनी दैट ही हैज सेंट? मम्मी कह रही है 100 रुपये को भेज दो। चेतन कह रहा है आई विल बाय समथिंग आई नीड, नॉट जस्ट दैट आई वांट। अब इसमें फर्क क्या हुआ बच्चों? वेरी गुड। जरूरत होगी मैं उस चीज को खरीदूंगा, बट जो कंफर्ट देगा मैं उस चीज को नहीं खरीदूंगा। मतलब पिछले 3 सेशन में, ये चौथा सेशन है ना बैंकिंग, हाँ 3 सेशन में चेतन भी मेरी बात समझ गया है। चलिए, आई एम हाफ वे थ्रू माई पॉकेट मनी प्रोग्राम, बट दिस इज अ चेक एंड हाउ टू आई गेट मनी। क्या चेक को मशीन में डालें और पैसा बाहर निकल आएगा? नॉट एट ऑल। हाउ कैन चेतन गेट मनी? आप लोग पढ़ी लिखी जनरेशन के लोग हैं, काफी बार आपने इन बातों को सुना होगा, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा चिल्ड्रन। चेतन सो कॉल्ड एक इंस्टीट्यूशन में अपने पैसे रखता है, इट्स अ बैंक। और दादाजी का भी, सॉरी नाना जी का भी एक बैंक है। नाना जी ने अपने बैंक से सो कॉल्ड चेतन के बैंक में पैसा भिजवाना है। खोपड़े में बात गई, तो यहां पे नाना जी लिख देते हैं पहले। चलिए, तो नाना जी ने चेतन को क्या भेजा बच्चों? चेक। कितने का चेक भेजा? सर 1100 रुपये से ऊपर का क्या भेजा होगा। चलिए, तो व्हाट चेतन विल डू, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। चेतन का चेक किस तरह का है पहले आपको यह देखना पड़ेगा। अगर इसके चेक में ट्रांसफर्स लाइंस हैं, क्या है बच्चों? तो आप इसे क्रॉस्ड चेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉस चेक। और अगर ट्रांसफर लाइन नहीं है तो आप इसे क्या बोलेंगे? पेरर चेक। क्या बोलेंगे? पेरर चेक। तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं, इट्स अ क्रॉस्ड चेक एंड इट इज अ पेरर चेक। सर फायदे नुकसान? ये चेक अगर चेतन से सड़क पे गिर गया और मेरे को मिल गया, मैं नाना जी के बैंकर के पास जाऊंगा। कहां जाऊंगा? नाना जी के बैंकर के पास, और झटपट पैसा निकाल लूंगा लाके। बट अगर ये क्रॉस्ड चेक है, या अगर चेतन को ये वाला चेक मिला और नहीं भी खोया, तो भी चेतन जी को कहां जाना पड़ेगा? चेतन जी को नाना जी के बैंक में, तभी पैसा मिलेगा। तो सीम्स टू बी क्वाइट अनकंफर्टेबल चिल्ड्रन। नाना जी अगर दूसरे शहर में रहते हैं तो पता लगा 9 की लकड़ी 90 खर्चा, 1100 का चेक आया, दूसरे शहर जाने में 2500 का टिकट लग गया। इज दैट क्लियर? बट अगर नाना जी ने क्रॉस चेक दिया है तो पैसा चेतन को ही मिलेगा, किसी भी चोर को नहीं मिलेगा। चेतन इस चेक को लेकर अपने बैंक में जाएगा। कहां जाएगा बच्चों? अपने बैंक में। इसके बैंक वाले एक प्रोसेस के थ्रू उस चेक को कहां भेजेंगे? नाना जी के बैंक में। तो सबसे पहला काम, चेतन इस चेक को अपने बैंक में लेके जाएगा। दूसरा काम, ये चेक कहां पे जाएगा? एक प्रोसेस के थ्रू नाना जी के बैंक में, और नाना जी के बैंक से चेतन भैया के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज क्लियरिंग। क्या बोलते हैं? क्लियरिंग। पहले ये प्रोसेस मैनुअल चलता था, आजकल स्कैनिंग होती है। क्या होती है? स्कैनिंग। और अगर स्कैनिंग में सही डेटा यहां पे नहीं पहुंचा तो चेक का पैसा तो आएगा नहीं, उल्टा चेक कैंसिल हो जाएगा, जिसको आप डिसऑनर बोलते हैं, और चेतन के चार्जेस कट जाएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बट ये कहानी पुरानी हो गई है, आजकल तो गूगल पे वगैरह चलता है ताकि पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाए। बट जो लोग इतने टेक्नो सेवी नहीं है, वो लोग आज भी ये चेक वाले सिस्टम पे चलते हैं। खोपड़े में बात गई चल। चलिए, तो इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एडवांटेज ये होता है कि भाई अगर सेम सिटी में है
तो आपको कैश काउंटर पे मिल जाएगा। क्रॉस चेक में आपको कभी कैश नहीं मिलता, आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, फिर आप अपने एटीएम कार्ड से या अपनी चेक बुक से चेक काट के पैसा निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली बेरर चेक्स बहुत कम चलते हैं। कहीं खो हो गया, बाउंस कुछ नहीं होता, इट इज डिसऑनर ओनली। बाउंस तो एक तरीका है, लेमन लैंग्वेज है लोगों के बोलने का कि चेक का पेमेंट नहीं मिला हमको, सिग्नेचर मैच नहीं किया, वर्ड्स में कुछ और था, अमाउंट में कुछ और था, डेट कुछ गड़बड़ थी, लिखना था 29 फरवरी, लिख दिया 40 फरवरी। समझ में आ गया? तो ये सब चीजें होती हैं। तो जब चेक डिसऑनर होता है उसको हम बोलते हैं बाउंस हो गया। बट कभी आप चेक को जमीन पे फेंक के देखिए, कभी बाउंस नहीं होगा, ग्रेविटी का प्रिंसिपल लगा हुआ है उसके ऊपर। समझ में आ गया? तो ये बाउंस चेक एक देहाती शब्द है, बिजनेसमैन यूज करते हैं आपस में, लेमन लैंग्वेज बोलते हैं भाई चेक तुमने दिया था, बाउंस हो गया, तो बाउंसिंग इज रॉन्ग, एक्चुअली इट इज दिस। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो मम्मी को गुस्सा चढ़ी, मम्मी बोली चुपचाप पढ़ने में 2 थप्पड़ मारेंगे, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लोग क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगी डराने के लिए? बट जो चुप पे जब कान में 2 कंटाप मारेंगे सही हो जाएगा। तो कंटाप वर्ड हैज मोर इंटेंसिटी देन थप्पड़, थोड़ा ज्यादा इंटीमेट लगता है। डर का खौफ, इसके अंदर खौफ की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो बाउंस एक थप्पड़ की तरह है मान लीजिए, बस बोला गया है, काम नहीं करता। और डिसऑनर कंटाप या सूद देंगे कायदे से, तो दैट इज डिसऑनर। चलिए भाई, तो मेरा चेक में चेक जिसके भी नाम से उससे मतलब नहीं है। नहीं, चेक पे सामने लिखा होगा संकट मोचन और पता लगा सक्षम मोचन को मिल गया, बैंक चले गए, बैंक वाले कह रहे हैं आपका नाम क्या है, जो चेक पे लिखा था वही बता दिया। समझ में आ गया? तो कभी कभी तो बैंक वाले सो कॉल्ड आपकी आईडी मांग भी लेते हैं, बट रूल नहीं आईडी मांगने का, चेक आया तो हमको पेमेंट करना ही करना है। मैनी अ टाइम्स क्या होता है, ये क्रॉस चेक है मान लीजिए, इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको दे दिया भाई, मेरे को आपको 1 लाख रुपए देने हैं, और इस पे मैंने आपका नाम लिख दिया, आपका नाम, बट मैंने डेट नहीं डाली। मैंने कहा डेट कुछ दिन बाद खुद से डाल लेना, तुम भी आलस में आ गए, डेट नहीं डाली, ये चेक तुमसे खो गया। और यहाँ पे नाम लिखा था नीता अंबानी, आपने फर्जी दस्तावेज बनवाए और बैंक में नीता अंबानी के नाम का एक अकाउंट खुलवा लिया। इज दैट क्लियर? और अकाउंट खुलवाने के 4 दिन के बाद की डेट डाल दी, 4 दिन के बाद की डेट डाल दी। तो सर फर्क क्या पड़ेगा? अगर डेट पहले की होगी और अकाउंट बाद में खुला और आप इस चेक को उस अकाउंट में लगवाते हैं, बैंक वाले क्लियर नहीं करेंगे उसको, क्योंकि बैंक मानेगा कि आपको चेक सड़क से गिरा हुआ कहीं मिला था, आपने उसी नाम में एक फर्जी अकाउंट खुलवा लिया है। बट अगर गलती से चेक देने वाले ने डेट नहीं डाली, चेक देने वाले ने डेट, तो आपने इस बात का फायदा उठाया, आपने उसी नाम का एक फर्जी अकाउंट खुलवाया फर्जी डॉक्यूमेंट से, व्हाट इट क्लियर, और डेट डाल दी आगे की। समझ में आ गया? तो अब तो बैंक के पास बड़े हथकंडे हैं, वो आपका पैन कार्ड, आधार, इन सब की ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हैं। बट 15-20 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय तो राशन कार्ड चलता था, राशन कार्ड तो डुप्लीकेट कितना बन जाता था। तो अब बैंक में फर्जी वाला कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए जामतारा वाले स्पेशलाइज कर रहे हैं आजकल। ओके, पहले बहुत फर्जिफिकेशन होता था बैंकों में। इज दैट अंडरस्टूड? और आपके अकाउंट में पैसा चला आएगा, फिर आप पैसा निकाल के फुर्री मार लीजिए कहीं से। ये बात सबको समझ में आ गई? बेरर चेक उस जमाने में चला करते थे जहां पे क्लियरिंग का सिस्टम आया ही नहीं था, उसके बाद भी आजकल बेरर चेक चलता है। तो अब बैंक थोड़े और सतर्क हो गए हैं। मान लीजिए बेरर चेक भी है, 2-4-5 हजार रुपए तो बैंक पेमेंट कर देगा। अब किसी ने 4 लाख का बेरर चेक काट दिया, बैंक को लग रहा है फर्जी तो नहीं है, वो कॉल करेगा उस पर्सन को जिसका अकाउंट है। अब पता लगा बाइक चला रहा है वो, कहीं बिजी है, कॉल उठी नहीं, बैंक कह रहा है जाओ हम पैसा नहीं देंगे, और जेन्युइन चेक था एकदम, आप तो बैंक के ऊपर बोरिया बिस्तर लेके चढ़ जाएंगे, आपने मेरी बेइज्जती करा दी। इज दैट क्लियर? कौन सुने इतनी बात? बैंक कह रहा है भैया क्रॉस चेक दीजिए, बट क्रॉस चेक में भी धांधलेबाजी मैंने अभी आपको समझाई। तो अब 1 अप्रैल 2024 से, सॉरी 1 जनवरी 24 से एक सिस्टम आ गया, पॉजिटिव पे। व्हाट? अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं तो बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर या बैंक की ब्रांच में जाकर इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैंने चेक दिया है, 1-2 दिन में ये आएगा, कृपया करके इसको क्लियर कर दीजिए। और अगर आपने पॉजिटिव पे नहीं एक्टिवेट किया या बैंक को एप्लीकेशन नहीं दी, तो बैंक आपका चेक डिसऑनर कर देगा। चार्जेस लगते हैं तो लग जाए, फिर बैंक आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि बैंक इतने फ्रॉड ऑलरेडी झेल चुका है। लोग इतने कलाकार हैं, बैंक की फर्जी चेकबुक छपा लेते हैं। फर्जी चेकबुक, इतनी बढ़िया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गई है, आने वाले टाइम में 3D बैंक्स बन जाएंगे प्रिंटर से, तो फर्जी चेकबुक छपा लिए। इज दैट क्लियर? उस चेकबुक से सो कॉल्ड साइन वाइन भी मिला लिया आपसे, बैंक में सेटिंग थी, किसी से बोला जरा इसका साइन बताओ कैसा है, साइन की फोटो खींच के आपको मिल गया। इज दैट क्लियर? अब फर्जी चेक आपने मेरे नाम का भरा, अपना नाम डाल दिया पे, आपका नाम दलित स्टूडेंट, क्रॉस क्रॉस कर लिए बढ़िया, मेरा फर्जी साइन भी आ गया, और पता लगा मेरे बैंक में 150 रुपए पड़े थे,
आपने 140 निकाल ली उसके अंदर से। लॉजिक समझे कि नहीं समझे? तो ये फ्रॉड जब से होने लग गया तब से बैंक इस पॉजिटिव पे आ गया है कि अगर आपने चेक दिया तो बता दीजिए, अगर कोई और चेक लगाएगा तो पॉजिटिव पे कर ही नहीं पाएगा। बट इसमें भी फ्रॉड है, अगर आपकी कस्टमर आईडी और पासवर्ड उसको मिल गया तो वो ऑनलाइन पॉजिटिव पे भी एनेबल कर देगा। तो सर करें क्या फिर सबसे बचने के लिए? इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट? उसमें फर्जीवाड़ा नेग्लिजिबल है। इज दैट क्लियर? और हर 10-15 दिन में पासवर्ड को चेंज करते रहे। खोपड़े में बात गई बच्चों? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो ये सबको समझ में आ गया। तो अब चेतन कह रहा है कि मैं क्या दादा सॉरी नाना जी घर जाऊं पैसा लेने के लिए? मम्मी कह रही ढपोड़ संग हो क्या एकदम से? बगल के बैंक में मेरा अकाउंट है, समझ में क्या? तुम उसी बैंक में चले जाओ और तुम्हें पैसा मिल जाएगा। सर ये ड्रॉई बैंक कौन होता है? वन हु शैल पे। जो बैंक आपको पैसा देगा आप उसे क्या बोलेंगे? ड्रॉई बैंक। चेतन कह रहा है ओ ये सब तो सब मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। मम्मी कह रही दो काम करो, या तो सर का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, या तो लाइव क्लास कर लो, या तो ऑफलाइन क्लास कर लो। कह रहा ऑफलाइन क्लास ही कर लेते ज्यादा सही रहेगी। इज दैट क्लियर? तो मम्मी कह रही है जरा चेक दिखाओ तो मैं तुम्हें अलग अलग इसके पार्ट्स समझा दूं। तो पे के आगे आप लिख दीजिए संकट मोचन, रुपीज में आप लिख दीजिए 1 करोड़। इज दैट क्लियर? तो बच्चों यहां पे चेक में नीचे आपका अकाउंट नंबर होता है, जिसको आपने पैसे देने हैं आप पे के सामने उसका नाम लिख देंगे, कितने पैसे देने हैं वो आप यहां लिख देंगे, डेट यहां पे आ जाएगी और यहां पे अमाउंट आ जाएगा और यहां पे ऑटोग्राफ आ जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? ऑटोग्राफ मतलब साइन। पहले रूल था कि अगर आपने कोई गलती वगैरह कर दी तो आप उसे काट के फिर से सिग्नेचर कर दीजिए तो चल जाता था, अब अलाउड नहीं है। जरा भी चेक में गलती की बैंक मानेगा कि कोई फ्रॉडलेंट चेक है, बैंक तुरंत उसको डिसऑनर कर देगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? खोपड़े में बात गई? तो जरा इनको लिख लीजिए। सो ड्रॉर कौन होता है? हमारे केस में ग्रैंडपा, मतलब वन हु मेक्स द चेक। तो आप अगर किसी को चेक काट के दे रहे हैं जाओ मेरे खाते से 1 करोड़ रुपए निकाल लो, उस पर्सन को आप क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रॉर। घर में वो ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर ना समझ लीजिएगा। समझ में आ गया? ड्रॉई कौन होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, हु शैल पे। तो ग्रैंडपा अपनी जेब से पैसा नहीं देंगे, उनके बिहाफ पे उनका बैंकर पैसा देगा। कौन देगा? बैंकर। और सर ये कौन है सर? पाई। अंग्रेजी में पेई, हिंदी में पाई। जो पैसा पाएगा वो पेई। वन हु शैल रिसीव द मनी। हमारे एग्जाम्पल में कौन है? सर चेतन की मम्मी। ये जो गेस्ट वाला पैसा आता है ना मम्मी लोग रख लेती हैं सर। चेतन इज द पे। खोपड़े में बात गई? अरे वाह, ये तो शायरी बन गई। चेतन इज द पे, खोपड़े में बात गई। तो ड्रॉई बैंक एंड ब्रांच समझ में आ गया कौन होता है बच्चों? समझ में आ गया? तो चलिए एक चेक बना देता हूं मैं, और यहां पे सो कॉल्ड लिख देता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और पे के सामने दलितर, और यहां पे मेरा सिग्नेचर। अब ध्यान से बातों को सुनिएगा बच्चों। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये कौन हो जाएगा? ड्रॉई। जिसके फेवर में चेक बनाया गया वो पेई, और जिसने चेक से पेमेंट किया वो ड्रॉ। तीनों बातें समझ में आ गई? तो हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन अ चेक? ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉई कौन होता है? हमेशा बैंक की ड्रॉई रहेगा। तो कभी आप अगर बैंक जाएं, चेक जमा करें कहीं से आपको मिला हो तो एक स्लिप जमा करनी पड़ती है, उसको पेन स्लिप बोलते हैं। उसमें एक बड़ा पोर्शन होता है, एक छोटा सा काउंटर फॉइल होता है जो आपकी कॉपी होती है, वहां लिखा होता है ना ड्रॉई बैंक। तो ड्रॉई बैंक मतलब किस बैंक की चेक आप लगा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है बच्चों तो आपके पास चेकबुक पंजाब नेशनल बैंक की होगी। आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में होगा। आपको किसी को पेमेंट करना है, उस इंसान का अकाउंट दुनिया के किसी भी बैंक में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पंजाब नेशनल बैंक विल बी द ड्रॉई। आप जो पैसा दे रहे हैं चेक के थ्रू किसी को वो ड्रॉर, और जिस इंसान को आप पैसा दे रहे हैं वो पेई हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? चलिए लिख लिया सबने? लिख लिया? सब लोग समझ गए व्हाट इज क्रॉसिंग चिल्ड्रन? चलिए, चेतन कह रहा है सो मॉम यू मीन आई कैन गो टू द नेबर एट गेट टू गेट कैश?
कैन चेतन गेट कैश फ्रॉम द बैंक इन एक्सचेंज ऑफ द चेक? आंसर क्या होगा बच्चों? नो, क्रॉस्ड चेक था। चेतन के नाना जी ने जो चेक दिया था वो कौन सा था? क्रॉस चेक। तो अगर उसको नियर बाय ब्रांच से पैसा चाहिए तो कौन सा चेक होना चाहिए? बेरर एज वेल एज चेतन के नाना जी का अकाउंट भी उसी बैंक में होना चाहिए। मतलब अगर मेरा अकाउंट HDFC प्रतापगढ़ ब्रांच में है और मैं आपको HDFC का बेरर चेक दे दूं और आप न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस में लेकर चले जाओ उसको, ठेंगा वो एनकैश होएगा? वो एनकैश नहीं होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? बट देर इज अ लिमिट 25,000 तक, आई रिपीट अप टिल 25,000 रुपी आप बेरर बैंक को, सॉरी बेरर चेक को सेम बैंक के डिफरेंट ब्रांच से एनकैश करा सकते हैं। ये हर बैंक में नहीं चलता, जिन बैंक्स में फैसिलिटी है वहीं चलता है ये। ओके, तो इन दो पैरेलल ट्रांसफर्स लाइंस को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग। इट मींस कि तुम्हें चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा और क्लियरिंग प्रोसेस से ही पैसा मिलेगा। और इनके अंदर एक शब्द लिखा होता है बच्चों। क्या लिखा होता है? मतलब अकाउंट में ही पैसा डालिए, नगद नारायण काउंटर पे नहीं करना है। तो बच्चों ये अकाउंट पे ही जैसा जो शब्द है ये लिखना मैंडेटरी नहीं है। आप सिर्फ लाइन भी खींच देंगे तो क्रॉस माना जाएगा। अकाउंट पे ही लिख दें तो थोड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है। क्या है? और अगर आप लिख दें एंड कंपनी व्हाट, और यहां लिखा है पे SM एंटरप्राइजेज, तो मतलब SM एंटरप्राइजेज एक पार्टनरशिप फर्म है, पैसा उसी को देना है। तो दो लाइन खींचने से क्रॉसिंग हो जाती है। सिर्फ क्लैरिटी के लिए अंदर चीजों को ठूस दिया जाता है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए, तो अगर बच्चों ये लाइंस बनी होंगी तो क्या बैंक पैसा देगा? क्या बैंक पैसा देगा? नो। सो द मदर सेड the words account pay written within the parallel line means that the money shall be transferred to the account and the bank will not pay cash against the check. समझ में आ गया? समझ में आ गया? बट एक स्टोरी में ट्विस्ट है बच्चों। अगर मम्मी का बैंक अकाउंट है, मम्मी की जगह मनी लिख रहा था मैं, मम्मी का बैंक अकाउंट है और चेतन जी इसमें जॉइंट होल्डर हैं, क्या है? तब तो बैंक चेतन के नाना जी के अकाउंट से पैसा लाएगा। इज दैट क्लियर? या नाना जी ने चेक पे नाम किसका लिखा हो, मम्मी ना लिखा हो, मम्मी का नाम लिखा हो। समझ में आ गया? पता लगा कोई मेरे को पेमेंट करा, चेक से लिख दे पे सर, अरे बैंक का सर पैर एक हो जाएगा, वो पेमेंट नहीं करेगा। अगर मम्मी का नाम लिखा हो तो बैंक वाले नाना जी के अकाउंट से पैसा ले आएंगे, या चेतन का नाम लिखा और चेतन शुड बी अ जॉइंट होल्डर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, और बच्चों एक आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल और दे दूं क्लैरिटी के लिए। आजकल लोग क्या करने लग गए हैं? पे के आगे अकाउंट नंबर लिखने लग गए। व्हाट? समझ में? क्यों भाई? मुकेश अंबानी के नाम के तो 50 लोग होंगे हिंदुस्तान में, उस जैसे तो एक ही एशिया में, बट उस नाम के 50। तो भाई पता लगा कि आगे लिखा है पे मुकेश अंबानी, ओरिजिनल मुकेश अंबानी के बजाय सड़क पे चेक गिर गया, किसी और मुकेश अंबानी को पैसा मिल गया। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देंगे तो सुपर क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, समझ में आ गई बात? सो व्हाई डिड नाना जी सेंड मी अकाउंट पे चेक इन द फर्स्ट प्लेस? इट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। मम्मी कह रही है बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, बट चेतन बौखला गया है। Why did he do so crossing thing? क्रॉसिंग इसलिए की गई है ताकि चेक की सेफ्टी क्या हो जाए? बढ़ जाए। हिट छिड़कने के बाद भी इतनी सेफ्टी नहीं है कॉकरोच से जितनी चेक में क्रॉसिंग के बाद। सब लोग इस बात को समझ गए बच्चों? चलिए, तो अगले लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज की सेवाएं यही होती हैं। सब